भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किधर बैठ गए? अच्छा, इधर बैठे, सामने बैठे, थोड़ा देखते रहेंगे आपको। आपने मुझे बुलाया, आप सबको बहुत बहुत आभार। आप लोग आए, रविवार का दिन है, थोड़ा विश्राम करने का दिन था, आए आप लोग। आप में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? हाथ उठाए। तो जिन लोगों की शादी हुई है उसमें से कितने लोग जोड़े से आए? हाथ उठाए। अरे वाह, आए हुए। मतलब बाकी लोगों का घर में कंट्रोल है नहीं अपना। अच्छा, कंट्रोल घर में, आप लोग यहाँ। ऐसे कार्यक्रम में साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं कि समाज के लोग एक जैसा सोचे वो तो बाद की बात है, पहले घर के लोग तो एक जैसा सोच ले। पिता पुत्र एक जैसा नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि पिता कुछ और सुनते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, और पुत्र कुछ और सुनता है, कुछ और देखता है, कुछ और। तो जब तक पिता पुत्र एक साथ बैठ के ऐसे कार्यक्रम एक बार नहीं आएंगे, एक चीज को दोनों एक साथ नहीं सुनेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे? इसलिए आवश्यक है कि सपरिवार आए। और दूसरा कारण, परिवार होता तो शायद सब आ जाते। अकेले आने की थी, और ऐसा मैंने देखा कि एक महाराष्ट्र का जो पुणे वाला एरिया है और मालवा मध्य प्रदेश का, वहां एक गाड़ी में अगर 5 सीट है तो 5 सीट भर के ही आती है। दादा दादी भी आएंगे, बेटा बहू भी आएगी, एक आध बच्चा, 2 बच्चा भी बैठा लेंगे, पूरी पूरी गाड़ियां भर के आते हैं। ये बड़ा अच्छा वहां मैंने प्रैक्टिस देखी। मैं आज 2025 का मेरा ये 19वां कार्यक्रम है। कल मैं IIT गुवाहाटी में था, आज आपके बीच में हूं। अभी यहां से कोटा निकल रहा हूं, कल कोटा यूनिवर्सिटी में है, फिर वहीं से मैं अजमेर जाऊंगा, परसों अजमेर यूनिवर्सिटी में है। अभी फ्राइडे की शाम को निकला हुआ था, कल रात को आया हूं, अब फिर से थोड़ी देर में निकल रहा हूं, अब मंगलवार की रात को लौटेंगे। ये सतत यात्रा हो गई है। जिस दिन हमारी PIL होती है उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, नहीं तो मैं बाहर रहता हूं। पिछले साल 2024 में 122 जिलों में जाना हुआ था। एक रविवार अपने घर में थे क्योंकि उस दिन भैया दूज थी। 2023 में 115 जिलों में जाना हुआ था, एक रविवार अपने घर में थे क्योंकि उस दिन दीपावली थी। 2022 में 90 जिलों में जाना हुआ था, 2 रविवार अपने घर में थे क्योंकि एक रविवार को होली थी, एक रविवार को दीपावली थी। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये बताने के पीछे उद्देश्य नहीं था कि मैं कितना घूमता रहता हूं, इसके बताने के पीछे कुछ और उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि अभी बीमारियों का पता चला है, और बीमारी का पता चलने पे बीमारी ठीक नहीं होती। अभी बीमारियों की चर्चा हो रही है, और बीमारी की चर्चा होने करने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है दवाई देने से। और अगर बीमारी ठीक ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए? दवाई को बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वही दवाई कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो मौत निश्चित है। और दवाई कंटिन्यू रही और बीमारी ठीक नहीं हो रही तो यह भी निश्चित है कि बीमारी लगातार बढ़ेगी। आपको बुखार है, आप गलत दवा ले रहे हैं तो बुखार हो टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। कैंसर पहले स्टेज में है, अगर आपने दवा दे दिया तो ठीक होगा, नहीं तो फिर दूसरे तीसरे चौथे स्टेज में जाएगा। अभी हमारे जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनमें क्या छपता है?
जोर से बताइए जरा। बीमारी, समस्या छपती है ना। भारत में लगभग 2000 अखबार छपते हैं। किसी एक अखबार में बताइए जहां समस्या लिखी हुई हो, फिर उसके नीचे उसका मूल कारण, सही समाधान लिखा हो। नहीं, लगभग। भाई साहब थोड़ा सा प्लीज, लगातार ऐसे मत करिए। हाँ, आप पत्रकार हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा। लगभग 200 न्यूज चैनल है। शाम को किस पे चर्चा हो रही है? समस्या पे या समाधान पे? समस्या। 1000 से ज्यादा यूट्यूबर हैं, क्या बता रहे हो? समस्या या समाधान? और समस्याएं ऐसा नहीं कि वंस इन ईयर आ रही हैं या वंस इन मंथ आ रही हैं, दो डेली आ रही है, सेम रिपीट हो रही है। मैं आपको आज की एक घटना बताता हूं। आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है। मथुरा में दलित परिवार की 2 बेटियों को पीटा गया है। आप सबने पढ़ा होगा, अगर जो अखबार पढ़ के आए होंगे, आज के अखबार के। जी, ये क्या भारत में पहली बार हुआ क्या? नहीं, हर महीने ऐसी खबरें छपती रहती हैं। और कुछ खबरें छपती हैं, बाकी तो छपती भी नहीं है। 2 सगी बहनों की शादी हो रही है, वो मेकअप करके आ रही हैं, उनकी गाड़ी को 2 दबंग ओवरटेक करते हैं, और ओवरटेक करने के बाद फूफा के साथ वो दोनों बहनें गई थी मेकअप, कहीं ब्यूटी पार्लर गई होंगी, उनको पीटते हैं। और हिम्मत देखिए, हिम्मत कि वो फिर पीछा करके बारात तक आते हैं और लड़की के मां बाप को भी पीटते हैं। उसके बाद बारात आ चुकी होती है, दूल्हे और दूल्हे के पिता को भी पीटते हैं। इधर दोनों सगी बहनें थी, दूल्हा भी सगा भाई था, तो एक ही घर से बारात आई हुई थी। और पीटने के बाद अंत में मान सम्मान, बेइज्जती जो भी कहिए, बारात वापस चली जाती है। इसमें केवल शारीरिक चोट नहीं हुई है, हमारी समरसता को तार तार कर दिया गया। क्यों? वो पीटने वाले यादव परिवार के लोग थे। पहली बात, इस एक यादव ने पीट दिया इसका मतलब सारे यादव दबंग होते हैं, ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए। और या एक परिवार को पीट दिया तो इसका मतलब सारे दलित ऐसे ही पीड़ित होते, ऐसा भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन पीटा। अब उसका राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाएंगी, खूब उठाएंगी, जमजम को उठाएंगी, इलेक्शन में उठाएंगी, प्रधान के चुनाव में उठाएंगी, हर जगह उठाएंगी। सवाल यह है कि स्वतंत्रता के 75 साल के बाद यह घटना हुई क्यों? और ऐसे भी नहीं कह सकते यूपी सरकार में हुआ है जहां बुलडोजर चलता है, तो हुई क्यों? समस्या का जो सबसे बड़ा कारण होता है भारत में, खासतौर पे 80% समस्याओं का मूल कारण है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। कानून का खौफ शासक बदलने से नहीं होता, कानून का खौफ कानून बदलने से होता है। जैसे दुबई में कोई भी सुल्तान बने, कोई भी राजा बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कानून का खौफ रहेगा। सिंगापुर का कोई प्रधानमंत्री हो जाए, ऐसी घटना वहां नहीं होगी। जापान में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, ऐसी घटना जो भारत में हुई है वहां नहीं होगी। लेकिन भारत में आए दिन होती रहती, और इतनी बार घटनाएं हो गई, कभी ऐसे विषय पे तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलीबाजी करने के अलावा कभी गंभीरता के साथ एक कोई कमीशन बैठाया गया, एक इंटेलेक्चुअल्स की बड़ी मीटिंग बुलाई गई, कभी इसके रूट काज पे चर्चा हुई, कभी इसके परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा हुई क्या? नहीं। यह है मैकाले मिशनरी शिक्षा का दुष्परिणाम, यह है हमारी सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था का परिणाम। हमारी शिक्षा में बताया ही नहीं गया कि जिस जाति के नाम पे तुम ऊंच नीच कर रहे हो, मात्र 1500 साल पुरानी व्यवस्था है। आप मुझे 5वीं शताब्दी से पहले कोई एक जाति बताइए, पांडे, शुक्ला, त्रिपाठी, यादव, पटेल, जो भी है, जाट, गुजर, जाटव, 5वीं शताब्दी में कोई एक जाति बताइए मुझे। अग्रवाल, माहेश्वरी, जो भी है, XYZ जातियां चल रही है, कोई कास्ट थी नहीं। कास्ट सिस्टम क्रिश्चियनिटी के बाद आया, लेकिन हमारी किताब में कहीं लिखा है कि कास्ट सिस्टम कब शुरू हुआ? नहीं। हमारी आदि व्यवस्था क्या थी, कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं।
हमारे यहां जो 4 वर्ण थे वो कैसे रोटेट करते थे, कितने फ्लेक्सिबल थे, कैसे ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय का लड़का वैश्य कहलाता था, वैश्य का लड़का ब्राह्मण कहलाता था। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए क्या? नहीं। जब नहीं दिए तो ऊंच नीच वाला खौफ बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं अगर सबसे पहले देश को बदलना है, इस सड़ी हुई मैकाले मिशनरी एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अंग्रेजों ने एक भी काम भारत को और भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए नहीं किया था। दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेजों ने कोई एक काम अच्छे मन से, सच्चे मन से, अच्छी नीति के साथ, अच्छी नियति के साथ किया हो। उन्होंने जो काम किया भारत को बर्बाद करने के लिए किया। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह हुआ, 1858 में ला कमीशन बना दिया। अब क्या करना है? 1860 में आईपीसी आ गई। अब और कैसे पीटना है? 1861 में पुलिस एक्ट बन गया। अब इनको जेल में कैसे डालना है? 1872 में एविडेंस एक्ट आ गया। और कैसे करना है? यहां लैंड जिहाद कैसे करना है? 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया। यहां की जमीनों को चर्च मिशनरीज को कैसे देना है? लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के पूरे देश में सिविल लाइन बना दिया। और जहां सिविल लाइन है वहां की 50% जमीन पे आपके कप्तान के ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस बने, बाकी सारी जमीन पे चर्च को उठा के दे दिया। तो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। जो काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, वही काम कांग्रेस ने कानून बना बना के किया। अब हम मुगलों को कोसते हैं, लेकिन मुगलों का नामो निशान नहीं मिटाते। हम अंग्रेजों को कोसते हैं, अंग्रेजों का नियम कानून नहीं बदलते। और हम कांग्रेस को कोसते रहते हैं, कांग्रेस का नियम कानून नहीं बदलते। याद रखिए, बीमारी तब ठीक होगी जब दवाई बदलेगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। इसका समाधान यह है सबसे पहले कि भारत में, जैसे प्राचीन भारत में था हमारा वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम था, वो व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। हमारे देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। दशरथ जी और सुमंत एक साथ पढ़े हैं। एक क्षत्रिय परिवार का राजकुमार और एक गरीब नाविक का लड़का सुमंत, लेकिन एक साथ पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। आज हवलदार का लड़का और डीआईजी का लड़का एक स्कूल में पढ़ता है क्या? क्लर्क का लड़का और कमिश्नर का लड़का एक साथ पढ़ सकता है क्या? अरे हमारे देश में मजदूर और मालिक के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, राजा और रंग के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ये जो विभाजनकारी सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, जिसको अंग्रेजों ने 1929 में बनाया था, वो आज तक कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड और उसमें और जोड़ दिया, वो आज तक चल रहा है। हमने वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया नहीं, हमने वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं किया, हमने वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं किया। हमने हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई और चिन्नप्पा जैसी 500 महान वीरांगना हमारी माताएं हैं, उनको पढ़ाया नहीं। 500 से ज्यादा ऋषि महर्षि हैं जो वैज्ञानिक है, कोई फिजिशियन है, कोई उसमें केमिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हमने पढ़ाया नहीं। हमने पढ़ाया नहीं। ये जाति व्यवस्था मात्र 1500 साल पुरानी हमारी तो है ही नहीं। ये तो हमारी एक्चुअल व्यवस्था तो गोत्र व्यवस्था है। और गोत्र व्यवस्था का फायदा क्या है? जो गोत्र कश्मीर वालों का होता है, वही गोत्र कन्याकुमारी वालों का होता है, वही असम के लोगों का होता है, वही गुजरात के लोगों का होता है। तो गोत्र व्यवस्था क्षेत्रवाद खत्म कर देती है। जो गोत्र हिंदू का होता है, वही जैन का होता है, वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है। तो गोत्र व्यवस्था पंथवाद खत्म कर देती है। और जो गोत्र ब्राह्मण का होता है, वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। इसलिए गोत्र व्यवस्था जातिवाद खत्म कर देती है। तो हम अंग्रेजों की मजबूत की हुई कास्ट सिस्टम को लेकर बैठे हुए हैं। हमारा जो प्राचीन वैदिक गोत्र सिस्टम था, हम उसको दूर करके बैठे हुए, तो रोज झगड़ा होता रहेगा, ऊंच नीच का चलता रहेगा। पहला कारण ये शिक्षा में, दूसरा कानून का खौफ। पता है वो गरीब है, मुकदमा हो भी जाएगा, उसकी तरफ से गवाह कौन आएगा? गवाह आएगा, गवाह को भी पीट देंगे। जब लड़की को पीट सकते हैं तो गवाही देगा कौन? कोई गवाह आएगा, उसको भी रास्ते में पीट देंगे। 30-40 साल मुकदमा चलेगा, गवाह बेचारा कोई चला जाएगा रिक्शा चलाने, कोई चला गया कुछ और काम करने, सोचेगा कौन कौन बार बार जाके वहां गवाही देगा, तो वो छूट जाएगा, बरी हो जाएगा। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि पुरानी वाली हमारी साक्ष्य व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। जस्टिस विद इन लागू हमने नहीं किया। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों वाली है, पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों वाली है, प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों वाली है, सिस्टम वही पुराना है।
शायद यही नतीजा है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। अष्टांग योग हम पढ़ाते नहीं, वेद उपनिषद हम पढ़ाते नहीं अपने स्कूलों में, भगवत गीता पढ़ाते नहीं, रामायण का उत्तरकांड सब नर करहिं परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरस्त नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा सब सुंदर सब बिरु शरीर हम पढ़ा नहीं रहे। भगवत गीता पढ़ा नहीं रहे जहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं जातिवाती कुछ होती नहीं है, चार वर्ण होते हैं, आपस में घूमते रहते हैं, ऊपर नीचे रोटेशन होता रहता है। हमारे देश में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। बच्चा पैदा हुआ क्षत्रिय घर में, बाद में कहलाया ब्राह्मण। बच्चा पैदा हुआ ब्राह्मण घर में, बाद में कहलाया शूद्र। बच्चा पैदा हुआ शूद्र के घर में, बाद में कहलाया वैश्य। एक नहीं, हजार एग्जाम्पल है। हमने स्कूल में कहीं पढ़ाया क्या? नहीं। हम अगर पढ़ा देते तो ये ऊंच नीच की भावना ही खत्म हो जाती। हमने धार्मिक शिक्षा दिया ही नहीं। धार्मिक शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं। अच्छा, भारत का संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी, वो जजेस भी जो इस संविधान की व्याख्या करते हैं वो भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के निकले, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के निकले, उनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता। तो आर्टिकल 28 में जो लिखा है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना, उनको लगता है अच्छा वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ा सकते, उनको धार्मिक ग्रंथ और रिलीजियस बुक में डिफरेंस नहीं पता। क्यों नहीं पता? हमने आज तक धर्म और रिलीजन को डिफाइन ही नहीं किया। मेरी अलग से पीआईएल चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर, जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर बताया है। मोटा मोटा अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है, ये मेन डिफरेंस है। तो अगर हमने धर्म रिलीजन को परिभाषित कर दिया होता तो शायद कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज चाहते भी तो भी कम से कम ये गलती बार बार न करते कि भगवत गीता को रिलीजियस किताब मान लेते, रामायण को रिलीजियस किताब मान लेते। क्यों? अभी वो इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है भगवत गीता रिलीजियस की। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उपनिषद हमारे धार्मिक ग्रंथ है, रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो रिलीजियस किताब नहीं है। धर्म और रिलीजन के अंतर को स्पष्ट करना पड़ेगा। और कानून का खौफ। पहले जल्दी न्याय कैसे होता था इसको समझिए। एक आदमी गए, बोले जी मेरा घोड़ा चुरा लिया। अच्छा, चोरी कर लिया, ठीक है आओ। भारत में अलग अलग न्यायिक व्यवस्था थी। शिवाजी महाराज के समय अलग व्यवस्था थी, रानी अहिल्याबाई के समय। बोला अच्छा ठीक है, काम करो, हाथ में एक लोटा लो, इसमें गंगा जल लो, इसमें तुलसी लो, इसमें सोना लो, अब लेके बोलो कि तुम्हारा घोड़ा चोरी हुआ। ऐसा बोल रहा है। इतना अंदर की नैतिकता थी कि वो बोलता ही नहीं था। बोलता था नहीं हमारा घोड़ा नहीं चोरा हो भाई साहब, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम तुलसी गंगा जल नहीं उठाएंगे, हमारा घोड़ा चोरी नहीं हुआ, हम जा रहे हैं, बस खत्म बात हो गई, वहीं खत्म। विकास जैसे शरीर का जितना आवश्यक है भौतिक विकास, उतना ही आवश्यक है मानसिक विकास, उतना ही आवश्यक है नैतिक विकास, उतना ही आवश्यक है चारित्रिक विकास, और उतना ही आवश्यक है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इथिकल डेवलपमेंट। ये सारे विकास आवश्यक है। तभी एक अच्छा इंसान, आदमी की शरीर 7 फीट की हो लेकिन उसका चरित्र खराब हो, नैतिकता ना हो, अध्यात्म ना हो तो बेकार है। ऐसे एक देश अच्छा कब माना जाता है? जब उसके भौतिक विकास के साथ साथ उस देश का चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, मौलिक विकास हो। तो भारत का जो पहले की हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें केवल भौतिक विकास नहीं था, चारित्रिक, आध्यात्मिक, नैतिक, मौलिक सब प्रकार का विकास था। अगर आज की डेट में हम कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या करता है देश का? भौतिक विकास करता है, नैतिक विकास करता है? जरा जोर से बोलिए जरा। भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या करता है? भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? भौतिक विकास। तो अधिकतर जो मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, वो देश का कौन सा विकास करते हैं? लेकिन भौतिक विकास संपूर्ण विकास है क्या? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये 3 जो सरकार के मंत्रालय होते हैं, ये नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षिक विकास करते हैं।
भारत के साथ यह हुआ, अगर आप 1950 से लेके 19 अब तक, खासतौर पर 2014 तक, आप कानून मंत्रियों की लिस्ट उठा के देखिए और शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठा के देखिए, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। जिनका काम था भारत का आध्यात्मिक विकास करना, भारत का नैतिक विकास करना, उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। और जिस काम के लिए व्यक्ति को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिले और वो उसका उल्टा काम करे, तो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जो, अरे जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? तो देश के साथ गद्दारी नहीं हुई क्या? हुई। यही लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, हुई है गद्दारी। अरे ड्राइवर को वेतन मिलता है अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी को खड्डे में डालने के लिए थोड़ी मिलता है। डॉक्टर को वेतन मिलता है अच्छी दवाई देने के लिए, किसी का जीवन लेने के लिए थोड़ी। तो जो लोग शिक्षा मंत्री बने, जो कानून मंत्री बने, उनका काम था ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना, ऐसा कानून बनाना कि शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। यह काम करना चाहिए था, नहीं किया तो देश के साथ गद्दारी किया है। आप लोग हिचकते हैं ये कहने में, तो नहीं हिचकता। गद्दारी है तो है, मक्कारी हुई है तो हुई है। हराम का वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले लिया, जो करना था वो किया ही नहीं। और जो आदमी हराम का खाए उसको क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि इस तरीके की घटनाएं रुकनी चाहिए। रोकने का एक ही तरीका है, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। भारत का संविधान भी कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा। दुनिया के बड़े बड़े देशों में व्यवस्था है, दुनिया के छोटे छोटे देशों में व्यवस्था है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना बड़ा है, वहां पे भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। और करना क्या है, ये हमारे हाथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट है, दिख रहा होगा आपको। कहां बना है? पार्लियामेंट में। इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अब ये राइट टू एजुकेशन है, क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। करना क्या है? अरे फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का पूरा एक हो सकता है, मैथ का पूरा एक हो सकता है, इंग्लिश का पूरा एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है। एक 2-3 सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको स्टेट को देना, भाई ठीक है, हर स्टेट वाला अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा ले, लोकल हिस्ट्री पढ़ा ले, लोकल वहां के महापुरुषों के बारे में पढ़ा ले। अदरवाइज तो सारे सिलेबस कॉमन हो सकता है। और है, भारत में जो केंद्रीय विद्यालय चलते हैं उसमें अलग अलग सिलेबस थोड़ी होता है, पूरे देश का सिलेबस एक ही होता है। भारत में जो नवोदय स्कूल चलता है, पूरे देश का सिलेबस एक ही होता है। लेकिन आवाज उठाइए, और मेरे आवाज उठाने से नहीं उठेगी, शिक्षकों की आवाज उठाने से उठेगी, गुरुओं की आवाज उठाने से उठेगी। जो हमारे विद्वान है, हमारे गुरुजन है, आप जैसे गुरुजन जब इस पर आवाज उठाएंगे तब बात बनेगी। और ये मदरसा मिशनरी स्कूल सिस्टम हमने बंद नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, भारत बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद हो रहा है। भौतिक विकास हो रहा है, न चारित्रिक विकास हो रहा है, न आध्यात्मिक विकास हो रहा है, न मानसिक विकास हो रहा है। करोड़पति पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, करोड़पति लोग पिता पुत्र एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर पा रहे, डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अराजकता बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है हम अपनी वैदिक व्यवस्था को नहीं लागू कर रहे हैं। कम से कम प्राइमरी में या सेकेंडरी तक तो ये व्यवस्था हो सकती है, इसको करना जरूरी है। जब हम बात करते हैं वन नेशन, एक देश एक विधान की, तो जैसा हमारे गुरुजन ने बताया, सबको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। ऐसा नहीं है। एक देश एक विधान का मतलब जो विधान हो, जो कानून हो, वो सबके लिए एक हो। तो ऐसा मेरी 25 पीआईएल है अलग अलग विषयों पे। वन नेशन वन पिनल कोड पे मेरी पीआईएल है, वन नेशन वन सिविल कोड पे मेरी पीआईएल है, वन नेशन वन टैक्स कोड के ऊपर मेरी पीआईएल है, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड के ऊपर पीआईएल है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड के ऊपर मेरी पीआईएल है, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड के ऊपर मेरी पीआईएल। ऐसे मेरे 25 विषय हैं। एक देश एक विधान का मतलब केवल एक देश एक नागरिक संहिता नहीं है।
और जिस हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो भारत में ऑलरेडी 80% लोगों पे लागू होता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दवाई है, और दवाई किसको दी जाती है? आज जो बीमार नहीं है वो कह रहा दवाई दो, ये बीमारों को दवाई दो, और जो बीमार कह रहा हम दवाई नहीं खाएंगे। मतलब गजब खेल चल रहा है इस देश में। 80% लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाकी जो कानून थे वो संविधान लागू होने से पहले बने, बिना चर्चा के बने, बिना प्रॉपर डिबेट के बने, तो उसमें भेदभाव है। जैसे 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना, तो उसमें महिला और पुरुष के अधिकारों में बहुत भेदभाव है। लेकिन क्रिश्चियन कहीं सड़क पे उतर उतर के बोल रहे हैं क्या कि हमारा ये खत्म करो, यूसीसी लाओ? जोर से बोलिए जरा। नहीं। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना, वो भी बिना किसी डिस्कशन के बना। उसमें भी बेटे और बेटी के अधिकार में बहुत भेदभाव है, माता और पिता के अधिकार में बहुत भेदभाव है, पति और पत्नी में बहुत भेदभाव है। पारसी सड़क पे उतर के बोल रहे हैं क्या हमारा भाई हमारी समस्या ठीक करो, हमारी कुरीति खत्म करो, हमारी कुप्रथा खत्म करो? जोर से बोलिए। 1937 में बना शरीयत एक्ट, वो भी शरीयत एक्ट अंग्रेजों ने बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के, उसमें पार्लियामेंट तो थी ही नहीं, जो उनको मन में आया बैठे बैठे बना के बोला ये बन गया कानून, लो। और उसमें भी जबरदस्त भेदभाव, सारी विदेशी कुरीतियों को उसमें जायज ठहरा दिया, सारी विदेशी कुप्रथाओं को उसमें जायज ठहरा दिया। मुस्लिम को सड़क पर उतर उतर के बोल रहे क्या जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ? नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट कब बना? 1955 में, जब संविधान लागू हो चुका था। बाकायदा पार्लियामेंट में डिबेट होकर बना, बाकायदा उस समय जेपीसी बनी थी, पूरी चर्चा के बाद बना। पति पत्नी के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है, माता पिता के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है, भाई बहन के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है। सारी कुरीतियां उसमें खत्म कर दी गई, सारी कुप्रथाएं खत्म कर दी गई। मिनिमम एज ऑफ मैरिज फिक्स कर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल होगी, लड़के की 21 साल होगी। हालांकि हमने उसको भी चैलेंज किया, हमने कहा दोनों को बराबरी कर दो भैया, 18-21 क्यों करना है? जो थोड़ा बहुत अंतर बचा हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट देके वो भी खत्म कर दिया, बल्कि कुछ तो जजमेंट उल्टा ही कर दिया, उससे हमारी संस्कृति और नष्ट हो रही है। तो आज की डेट में हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जिसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको जरूरत है क्या? तो डिमांड क्यों कर रहे हो? पड़ोसी के लिए बोला भैया इसको दो, इसको ये कमजोर है, बोला नहीं मैं कमजोर नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, तुम अपना दूध लेके बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म एजुकेशन आना चाहिए। भारत की संस्कृति को जो बर्बाद कर रहे हैं वो मिशनरी स्कूल कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को जो बर्बाद कर रहे हैं, भारत के लिए जो बड़ा खतरा है वो मदरसा है, वो मिशनरी स्कूल है, वो आईसीएसई बोर्ड है, वो सीबीएसई बोर्ड है। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत के दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम की सोच, नारी तू नारायणी की सोच, सर्वमंगल मांगल्य की सोच, ये तब मजबूत होगी जब हमारा प्राचीन वैदिक एजुकेशन सिस्टम लागू होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं यूसीसी आए ना आए उसकी चिंता आप लोग छोड़िए, यूनिफॉर्म एजुकेशन आए इसकी चिंता करिए। जिनको नहीं चाहिए जब उधर से लोग निकलेंगे, हालांकि आई हुई है बहुत सारी बहनें आई हैं मेरे पास, मैंने तलाके हसन चैलेंज किया है, तलाके हसन चैलेंज किया है, तलाके बाइन चैलेंज किया हुआ है, तलाके किनाया चैलेंज किया हुआ है, निकाह हलाला चैलेंज किया हुआ है, निकाह मुताह चैलेंज किया है, निकाह मिस्यार चैलेंज किया है। कई सारे ऐसे विषय हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। 4 शादी चैलेंज किया हुआ है, वो करता रहेगा कोर्ट। अब आपको लगता है कि नहीं हमारा फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो यही इसी के रखेंगे, भाई ठीक है उसकी डिमांड करते रहिए। लेकिन मेरा मानना है सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक एजुकेशन सिस्टम एक समान होना चाहिए। वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए, जिससे एक बार भारत में जो ये रोज रोज समस्या चल रही है समस्या बंद हो। छावा मूवी कितने लोगों ने देखा?
देखने लायक, अच्छी मूवी है। हमने देखा नहीं अभी, लेकिन जैसा सुने हैं बहुत अच्छी मूवी है। हम भी सोच रहे हैं इस बार शिवरात्रि के दिन छुट्टी है, 26 तारीख को हम भी देखेंगे। छावा मतलब शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को नाम नहीं लेते थे संभाजी, क्या बोलते थे? छावा, शेर का बच्चा। थे भी वो शेर के बच्चे के तरीके, लड़े भी हो। बचपन में उनकी ट्रेनिंग भी शेरों के साथ कराई गई थी, उनकी प्रैक्टिस भी कराई गई थी, ऐसे उनके बहुत सारे हुए भी थे। उनको तड़पाया किस लिए गया था? जोर से बोलिए जरा। कबूल करते तो तड़पाते क्या? नहीं किया इसलिए तड़पाया। धर्मांतरण का विरोध किया इसलिए तड़पाया। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए संभाजी महाराज ने असंख्य यातनाएं झेली, फिल्म देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या उन्होंने यातना झेली। एकदम ठीक बात है, 40 दिन तड़पा के मारा था। पहले उनके नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी उंगलियां काटी गईं, फिर उनके स्किन निकाले गए, सच्चाई है। फिर जीभ काटी गई, उनकी आंख निकाली गई, ऐसा किया। उनको 40वें दिन मारा था। पर डे एक कोई उनका एक उंगली काटते थे, पूछते थे, फिर अगले दिन फिर एक उंगली काटते थे, फिर पूछते थे कन्वर्ट हो गए क्या क्या। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी का गला काटा गया। शीशगंज गुरुद्वारे गए क्या? हाथ उठाइए जरा, ईमानदारी से कितने लोग देख के आए? जरूर जाइए, एक बार मत्था टेके, परिवार के साथ जाइए, बच्चों को भी मत्था टेकवाइए। वहां पर पता तो चले कि हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए क्या क्या किया था। कभी महाराष्ट्र जाइए तो नांदेड़ जाइए, और नांदेड़ में जाके वो तलवार देखिए, गुरु गोविंद सिंह की नहीं, जो माता गुजरी ने चलाई थी तलवार। जो माता गुजरी की तलवार देखिए, क्या जबरदस्त तलवार, इतनी ऊंची तलवार। मतलब आज की डेट में ऐसे लगता है उस जेंट्स भी वैसी तलवार नहीं चला पाएंगे जो माता गुजरी ने चलाई थी। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान किया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी इतना बड़ा बलिदान किया, दो दो छोटे साहिबजादे दीवाल में चिनवा गए, दोनों बड़े लड़के बेटे मारे गए लड़ते लड़ते, खुद वो बलिदान हुए, माता गुजरी बलिदान हुई, असंख्य भाई मतीदास और कितने लोग थे जिनको मारा गया, बंदा बहादुर ने अपना बलिदान किया। वो धर्मांतरण रुका क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों नहीं रुका? क्योंकि धर्मांतरण आज की डेट में अपने आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा बन गया। धर्मांतरण की चर्चा होती है, अखबारों में भी चर्चा होती है, यूट्यूबर भी बताते रहते हैं, टीवी पे भी चर्चा होती है, लेकिन कभी सही बात पे चर्चा नहीं होती धर्मांतरण हो क्यों रहा है। धर्मांतरण आज की डेट में भारत में सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा हो गया। 50,000 करोड़ के आसपास हर साल आ रहा है। 50,000 करोड़ हवाला के जरिए भी आ रहा है, एफसीआरए के जरिए भी आ रहा है। आदमी अगर ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20-25 हजार रुपए उसको तनख्वाह मिलेगी। इंजीनियर बन जाएगा तो 1 लाख रुपए महीने में कमा लेगा। डॉक्टर बन जाएगा तो 2 लाख रुपए कमा लेगा। एमबीए कर लेगा, 1-1.5 लाख कमा लेगा। धर्मांतरण कराने पे, एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने पे, एक फैमिली कन्वर्ट करने पे 1 लाख रुपए मिलता है। और अगर जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी को कन्वर्ट कर दिया तो 10 लाख रुपए मिलता है। ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो 10 लाख मिलता है। ऐसे लड़कियों की अलग बोली है। जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज की बेटी है, 10 लाख रुपए मिलेगा। ब्राह्मण की बेटी है, क्षत्रिय की बेटी, 10 लाख मिलेगा। गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मिलता है। जब तक ये पैसा नहीं बंद होगा तब तक धर्मांतरण बंद नहीं होगा। और ये फंडिंग चले, इसके लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था, उसका नाम है एफसीआरए। कांग्रेस इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है।
कानून इतना प्यारा बनाती है, नाम जैसा होता है गुण एकदम उसके खिलाफ होता है, काम एकदम ठीक उल्टा। जैसे नाम बनाया पूजा स्थल कानून, नाम से ऐसे लग रहा है कि पूजा स्थल के भले के लिए बनाया, और काम क्या है उसका कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो मंदिर तोड़ा था अब उसको वापस नहीं ले सकते। नाम पूजा स्थल। कानून का नाम क्या है 2010 में? FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ऐसे लगता है जो बाहर की फंडिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया, नहीं, बाहर की फंडिंग और तेजी से हो, आराम से हो, लीगली होती रहे, उसके लिए बनाया उसको। मिशनरियों की फंडिंग FCRA से हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग FCRA से हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग FCRA से हो रही है, मणिपुर के आतंकवादियों की फंडिंग FCRA से हो रही है, कुकी आतंकवादियों की फंडिंग FCRA से हो रही है, देश विरोधी यूट्यूबर की फंडिंग FCRA से हो रही है, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग FCRA से हो रही है, गद्दारों की फंडिंग FCRA से होती है, जासूसी की फंडिंग FCRA से होती है, और विदेशी बैंकें भी इसमें शामिल है। बहुत सारी विदेशी बैंकें हैं जिनकी ब्रांचेस भारत में है, वो भी फंडिंग करवा रही हैं। मेरी एक PIL है, आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, कोर्ट में चल रही है, इसमें RBI सबको नोटिस हुआ है। 50,000 करोड़ के आसपास बाहर की फंडिंग आ रही है, लेकिन जब वो विदेशी बैंकें पैसा ट्रांसफर करती हैं तो लिखना चाहिए IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। IMT लिखने की बजाय RTGS NEFT लिख देती हैं, तो जो RBI का सॉफ्टवेयर उसको पकड़ ही नहीं पाता। भाई पूरी जो मॉनिटरिंग है वो सॉफ्टवेयर से होती है, सॉफ्टवेयर कोड देखता है, RTGS है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, NEFT है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, IMT है तब सोचेगा अच्छा अच्छा बाहर की फंडिंग आ रही है, बाहर की फंडिंग को डोमेस्टिक फंडिंग कर रही है, बड़े आराम से यहां का काला धन बाहर भेज रही है और बाहर से फंडिंग यहां करवा रही है। विश्वास नहीं है तो यहां पे पालिका बाजार में चले जाओ, दिल्ली में 1 करोड़ लेके जाओ, 20 लाख रुपए कमीशन रखेगा, 80 लाख रुपए जिस देश में चाहिए वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक, जोर से बोलिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं। क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को कोसने से राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन देश को कोई लाभ नहीं होगा, समाज को कोई लाभ नहीं होगा, सनातन को कोई लाभ नहीं होगा। सनातन को, हिंदू को, देश को लाभ तब होगा जब कांग्रेस के बनाए गए कानूनों को रद्द किया जाएगा। इतने खतरनाक कानून है कि बदलाव से भी काम नहीं चलेगा, आपको एक बार उसको खत्म करना पड़ेगा, फिर नया अपना बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। वो फंडिंग आ रही है, आए जा रही, इसलिए फंडिंग चल रही है। भाई आपको, अगर आप समझिए, गैस का चूल्हा तब तक जलेगा जब तक सिलेंडर से गैस आ रही है। चूल्हा बंद करना है तो रेगुलेटर को क्या करना पड़ेगा? आपको पाइप आप रोक दीजिए, गैस बंद कर दिए, चूल्हा बंद हो जाएगा। तो भारत में जो धर्मांतरण का चूल्हा जल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिलेंडर हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वो जो विदेशी सिलेंडर आ रहा है वो हटाना पड़ेगा। ये हो गया FCRA का। दूसरी फंडिंग हो रही है हवाला की। अब हवाला के लाभार्थी हमारे भारत के लोग भी रहते हैं, बहुत सारे कारोबार करने वाले हवाला का लाभ ले रहे हैं, तो भाई ले लो, या तो इस लाभ को छोड़ दो और बोलो जी हवाला कुछ करो, और लाभ लेने के चक्कर में अगर करोगे तो 20-25 साल के बाद और लाभ ले लो, 20-25 साल तक, उसके बाद आडवाणी जी की तरीके अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के यहां से निकल जाना, मनमोहन सिंह जी के तरीके अपना धंधा व्यापार छोड़ के भागना, इंद्र कुमार गुजराल के तरीके अपना घर मकान खेत खलिहान छोड़ के भागना। समुद्र है ना, समुद्र में भागो। हम तो बता रहे हैं भाई, हम तो दवाई बता सकते हैं, हम बनाने वाले तो है नहीं। हम आपको केवल इतना बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये होना चाहिए, बस अपने अनुभव के आधार पे। बेसिकली मैं इंजीनियर हूं, मैं मारुति में था पहले, जापानियों के साथ काम करता था। तो जापान में क्या करते हैं, हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं, और जो 5वीं बार व्हाई लगाने के बाद जो उत्तर मिलता है वो उसका इलाज करते हैं। जैसे सड़क टूटी तो लगाएंगे व्हाई, तो मटेरियल खराब था,
तो मेटेरियल खराब था, क्यों, व्हाई? बोले जी कमीशन ज्यादा हो गया। तो कमीशन ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इस कमीशन खोरों को सजा ही नहीं हो रही है। कमीशन खोरों को सजा क्यों नहीं हो रही? फिर व्हाई? क्योंकि हमारा जी कानून गड़बड़ है, न्यायिक व्यवस्था गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, क्यों चल रही है? अब वो तो जी संसद में ठीक होगा, ठीक है जी, कानून बनाओ, जुडिशियल रिफॉर्म करो, पुलिस रिफॉर्म करो, ये रिफॉर्म करो, तो भ्रष्टाचार खत्म करो, सड़क टूटना बंद हो जाएगी। वहां ये अप्रोच रहती है, वहां ये अप्रोच है। हमारे यहां क्या है, अच्छा अच्छा करप्शन हो गया, जांच कमेटी बैठा दो, टूट गया, अच्छा ठीक है भाई रिपेयर कर दो, ठीक है पट्टी मार दो, खत्म। ये जो धर्मांतरण हो रहा है ना, ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम विदेशी फंडिंग नहीं बंद करेंगे, हवाला की फंडिंग नहीं बंद करेंगे। हवाला का बड़ा सीधा सीधा नेक्सस होता है, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितना बड़ा नोट उतना ज्यादा काला धन, जितना बड़ा करेंसी साइज जितनी बड़ी होगी, हवाला काला धन उतना ज्यादा होगा। करेंसी साइज जितनी छोटी होगी, हवाला कारोबार उतना कम होगा, ब्लैक मनी उतना कम होगा। बहुत सीधा सीधा रिलेशन है, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए। साइज करेंसी की जहां जहां बढ़ती जा रही है, वहां अराजकता बढ़ती जा रही है, और जहां जहां ज्यादा हवाला होगा काला धन, वहां इतनी अराजकता भी होगी। जहां छोटी रहेगी वहां कम होगा। तो सबसे पहले हवाला खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा कारण चल रहा है, एक कम्युनिटी को तो खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, दूसरे को एफसीआरए से पश्चिम देशों से आ रहा है। अंग्रेजों ने एक और भी बढ़िया काम किया था। 1894 में कानून बना था लैंड एक्विजिशन एक्ट, और पूरे देश में उन्होंने सिविल लाइन बनाई। आपने सिविल लाइन, जैसे दिल्ली की सिविल लाइन है ना, ऐसे आपको देश में अलग अलग सिविल लाइन मिलेगी। ये सिविल लाइन बनाई थी अंग्रेजों ने 1894 में कानून बना के। क्या बहाना क्या किया था कि हमको जी पुलिस लाइन बनाना है तो जमीन एक्वायर करना है, कलेक्टर का ऑफिस बनाना है तो जमीन एक्वायर करना है। तो करते क्या थे, जहां 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाने के लिए, वहां 100 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। 10 एकड़ पे कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बना दिया, बाकी जमीन को उठा के चर्च को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां सिविल लाइन मिलेगी, वहां आधी जमीन का मालिक चर्च है। आप कानपुर की सिविल लाइन ले लीजिए, दिल्ली की सिविल लाइन ले लीजिए, इलाहाबाद की सिविल लाइन ले लीजिए, पटना की, पूरे देश में सिविल लाइन जहां उठा के देख लीजिए। दिया कितने था? 99 साल की लीज पे। 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। अब वो उनको ये लगता है कि कल को कोई सरकार डिसीजन ले ले कि भाई लीज पूरी हो गई, ये काम करो, जमीन खाली करो, तो अब वो सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर रहे हैं, और सिविल लाइन की एक बिस्वा जमीन 1 करोड़ की बिक जाती है, और 20 किलोमीटर दूर जाके 1 करोड़ का 1 बीघा जमीन मिल जाती है। तो सिविल लाइन का 5 एकड़ जमीन, 5 बिस्वा बेचा तो जाके 5 एकड़ जमीन ले लिया किसी ट्राइबल एरिया में, फिर 5 एकड़ बेचा, उसी से वहां बनवा दिया। तो सिविल लाइन का 10 बिस्वा जमीन प्लॉटिंग बेच के एक फर्स्ट क्लास का हॉस्पिटल तैयार हो गया गरीबों के एरिया में, एक बढ़िया स्कूल तैयार हो गया गरीबों के एरिया में, और फिर वहां मुफ्त में इलाज करके कन्वर्जन शुरू, मुफ्त में स्कूलिंग करके कन्वर्जन शुरू। आप वो जो नेक्सस बन गया है, अच्छा बाहर एफसीआरए आ ही रहा है, तो जब तक इस फंडिंग पे लगाम नहीं लगेगी तब तक धर्मांतरण नहीं होगा। मैं ये भी मानता हूं कुछ धर्मांतरण हमारी कुछ कमियों के कारण भी है, लेकिन वो मैक्सिमम 10% है। 90% धर्मांतरण फंडिंग के कारण है, अलग अलग कारण उसके कारण है, और 90% धर्मांतरण इसलिए हो रहा है हमारा कानून बहुत घटिया है। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है। और धर्मांतरण कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। आप लोग इसमें बहुत सारे लोग काफी पुराने समय से टीवी देख रहे हैं, मुझे एक बार बताइए जब संसद में धर्मांतरण रोकने पे कभी चर्चा हुई हो, ईमानदारी से बताइए सर, आपने कभी देखा? आपने कभी देखा सर? आप में से कभी किसी ने देखा संसद में धर्मांतरण कैसे रोका जाए, उस पर चर्चा कभी सुना क्या आपने? मैं आज आपके इस विश्वविद्यालय में आपको गारंटी के साथ कहता हूं 100% धर्मांतरण रुक जाएगा, 100%, 90% की बात नहीं, 100% रुक जाएगा। बस
राम नीति और कृष्ण नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाज। ये भारतीय न्याय संहिता कहां बनी? संसद में। संसद में बनी ना। आप मुझे बताइए, धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। है? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण एक व्यक्ति करता है, पूरा एक गैंग होता है, एक नेक्सस होता है, मिलजुल के करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? धर्मांतरण अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? है। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? नहीं। कि भारत के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना, जो भारतीयों का दुश्मन हो जाए। अल्टीमेटली भारत की जो समस्याएं हैं वो खड़ा कौन कर रहा है? कौन खड़ा कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। इस शब्द को उपयोग करिए। कौन कर रहा है? जिन्ना कौन था? जोर से बोलिए, कौन था जिन्ना? अफजल गुरु, यासीन मलिक, बुरहान वानी। तो यानी राहुल गांधी, वो तो क्रिप्टो है, वो कन्वर्ट क्रिप्टो हिंदू है, उसको कन्वर्ट। हाँ, नाम वही रहता है पुराना। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये आपने कभी सुना धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगाया जा रहा हो? नहीं। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। आपने कभी सुना कि धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए लग रहा है? धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं। अंग्रेज यहां धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं। सत्ता उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता के जरिए धर्मांतरण कराना आसान होता है। मुगलों के लिए भी सत्ता का मुख्य उद्देश्य था धर्मांतरण कराना, अंग्रेजों के लिए सत्ता का मुख्य उद्देश्य था धर्मांतरण कराना। वो इस्लाम को फैलाने आए थे, वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। ये हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के लिए रास्ता बनाने आई थी और मुगल आए थे धर्मांतरण कराने के लिए। और जो धर्मांतरण कराने के लिए जो ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, और वेजिंग वॉर का इसमें प्रावधान है। ये जो नया वाला बीएनएस है, इसमें भी है, पुराने वाले में भी है। लेकिन आपने कभी सुना धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाई? धर्मांतरण से बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो सकता है क्या कोई? संगठित तरीके से करते हैं। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुस्कोका है, बिहार के पास गुंडा एक्ट है, छत्तीसगढ़ के पास, सबके पास अपने अपने हैं। लेकिन लगा नहीं रहे। क्यों नहीं लगा रहे? भगवान जाने क्यों नहीं लगा रहे। लगना चाहिए कि नहीं? तो लगना चाहिए, तो ये तभी लगेगा जब ये आवाज संसद में उठेगी। और संसद में तब उठेगी जब आप सांसद को पकड़ेंगे, सांसद को बोलेंगे कि भाई साहब ये आवाज उठाओ। और मेरा ये मानना है, जो अपराध पूरे देश में हो, उसके लिए इसी में एक चैप्टर होना चाहिए। इस बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। इसी में लिख दिया जाए कि धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगा, देशद्रोह लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे, याद रखिएगा, मददगारों पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे ये 5 धारा लगना शुरू हो गई, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट, जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दिया, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर दिया, उनको आजीवन कारावास डालना शुरू कर दिया, 100% मैं कह रहा हूं धर्मांतरण रुक जाएगा।
आज की डेट में जो भी धर्मांतरण हो रहा है कोई छुआछूत के कारण नहीं हो रहा है। आज की डेट में 100% जो धर्मांतरण हो रहा है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है, पैसे के कारण हो रहा है, जिहाद के कारण हो रहा है, एक अपनी अपनी जो उनको पॉपुलेशन बढ़ाना है उसके कारण हो रहा है, और उसका इलाज वही है। चीन में धर्मांतरण कोई कराता है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों? चीन के शासक ज्यादा अच्छे हैं क्या? बस अंतर डॉक्टर का नहीं, वैसे भी आप याद रखिएगा, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दवा बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई। शरीर में डॉक्टर नहीं घुसता, शरीर में इंजेक्शन जाता है, दवाई जाती है, सिरप जाता है, कैप्सूल जाता है, उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर बदलते रहेंगे, बीमारी नहीं ठीक होगी। और इस संसद में उठाने का फायदा मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 वर्षों से पूरे देश में घूम घूम के कह रहा था कि संसद के पुराने चित्रों को वापस लाओ, वो संविधान के चित्रों को वापस लाओ। इस पे मेरे कम से कम 50 तो मेरे स्पीच है कि संविधान के चित्रों को वापस लाओ, क्यों लाना जरूरी है। मैंने एक पिटीशन भी पहले फाइल किया था। अगर संविधान के चित्र रहे होते तो कभी इतना संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होता। संविधान के चित्र रहे होते तो कभी इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं जा सकता था। अगर संविधान के चित्र रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपनी मनमानी नहीं कर पाते संविधान की व्याख्या करने में, क्योंकि वो चित्र अपने आप में एक वैसा अंग्रेजी में कहावत है, ए पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स, ऐसा कहावत है ना। हर चैप्टर के पहले उसमें चित्र बना हुआ है। पार्ट 2 सिटीजनशिप में गुरुकुल बना हुआ है, उद्देश्य क्या था? पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल की लागू होगी। पार्ट 3 में क्या था? राम लक्ष्मण सीता राम दरबार बना हुआ है। पार्ट 4 में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पार्ट 5 में अपना भगवान महावीर जी हैं। पार्ट 6 में भगवान गौतम बुद्ध हैं। पार्ट 7 में सम्राट अशोक हैं। पार्ट 9 में राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं। पार्ट 16 में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह। बड़े अच्छे अच्छे चित्र बने हुए और बड़े मीनिंगफुल चित्र बने। उन चित्रों का एक कनेक्शन है उसके साथ। जैसे पार्ट 16 में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो डाली हुई है। उसका उद्देश्य यह है कि पार्ट 16 जो है इलेक्शन से रिलेटेड है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पार्ट 16 से होता है, और हम लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला वही पार्ट 16 से मिला हुआ है। उद्देश्य यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पर चले, और जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा उनके आदर्शों पे काम करे हम उसको वोट करें, ये उद्देश्य था। तो चित्र रहे होते तो बड़ा मिस यूज नहीं हो पाता। हम 10 वर्षों से बोलते रहे लेकिन नहीं हुआ। लकीली पिछले सप्ताह गोरखपुर के सांसद हैं राधा मोहन अग्रवाल जी। राधा मोहन अग्रवाल जी ने संसद में बात उठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो ये संविधान चल रहा है आजकल, छप रहा है, ये नकली संविधान है, ये बंद होना चाहिए, और वो वाला संविधान छपना चाहिए जिसमें 299 लोगों के सिग्नेचर हैं और 22 चित्र हैं। धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। धनखड़ जी ने बोला बिल्कुल सही आप कह रहे हो। सरकार को बोला हाँ भी ये जो सवाल उठाया है सांसद जी ने ये बिल्कुल सही बात है, आप बताओ ये नकली संविधान क्यों बिक रहा है मार्केट में? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह डुप्लीकेट संविधान चल रहा है, असली वाला होना चाहिए। तुरंत उन्होंने व्यवस्था दे दिया और हो गया, और वादा किया है कि अप्रैल के बाद सब असली वाला संविधान चलेगा। तो ऐसे एक एक सांसद अगर एक एक विषय को उठाना शुरू कर दे तो काम होगा कि नहीं? तो लेकिन उसे थोड़ा मिलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम लोग मिलते तो हैं, लेकिन या तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिलते हैं, या तो शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, या वैसे गपशप करने के लिए मिलते हैं, या सेल्फी लेने के लिए मिलते हैं, या थोड़ा अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए मिलते हैं, अपना योगदान बताने के लिए मिलते हैं। ईमानदारी से बताइए, राष्ट्रहित के लिए मिलते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। कभी ऐसे गए हो भाई साहब हम आपका चाय वाय पीने नहीं आए, बस हम ये काम कहने आए, बता दो ये काम आप करोगे नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, आपके लिए धन्यवाद करिए। आपने किया, सबको करना चाहिए, आवश्यक है। मौका हो अनुकूल तो जितने मैक्सिमम काम हो करवा लो, फिर नहीं पता क्या गड़बड़ हो जाए। कोई खटाखट स्कीम आ जाए, कोई फटाफट स्कीम आ जाए, कोई लॉन्च हो जाए। झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा वादा अपराध नहीं। कोई बोले हम 1 लाख रुपए हर महीने दे देंगे,
और सत्ता पलट गई तब क्या होगा? इसलिए बेटर है जब तक सत्ता अपने अनुकूल हो मैक्सिमम काम करा लेना चाहिए। धर्मांतरण के साथ साथ एक विषय है घुसपैठ का। आपके एनसीआर की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल गई है। अभी कुछ दिन पहले आपके यहां सेक्टर 62-63 के पास पत्थरबाजी हुई थी, देखा था नहीं देखा था आपने? बांग्लादेशियों ने पूरी कॉलोनी में पत्थर फेंका था। सेक्टर 63 में हुआ है, कॉलोनी में। अभी लेटेस्ट आया है क्रॉसिंग रिपब्लिक पे, बाथरूम में जो कुक रखा था वो पेशाब मिला दिया करती थी। वो वीडियो देखा नहीं देखा? आप जरा सोचो, आए हैं बांग्लादेश से, रह रहे हैं भारत में, कमा रहे हैं भारत में, लेकिन वो सोच बदली नहीं है। वो पाक नापाक वाली सोच नहीं बदली है। भारत वाले अमेरिका जाके कभी किसी खाने पीने में पेशाब किए क्या? जो यहां से बेचारे जाते हैं कभी कुछ करते हैं क्या? नहीं करते, काम कर रहे हैं अपना। लेकिन वो वहां से आए हुए हैं यहां पे, और यहां वो सारे काम कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सवाल यह है कि ये सारे के सारे घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? भूटान क्यों नहीं चले जाते? अरब क्यों नहीं चले जाते? कुवैत क्यों नहीं चले जाते? भारत ही क्यों आते हैं? आपका घर कैसे सुरक्षित रहेगा? छोड़ो देश की बात, छोड़ो, पहले घर की बात करते हैं। आपका घर सुरक्षित तब रहेगा या तो आपके घर पे ऊंची बाउंड्री हो, चारों तरफ सीसीटीवी लगा हो, जो घर पे आपका सिक्योरिटी गार्ड हो उसको भी आपने पूरा अधिकार दे रखा हो कि देखो भाई हमसे पूछ के जो आएगा उसको तो आने देना, और जो बिना हमसे पूछे आए उसको वहीं उसके हाथ पैर तोड़ देना, तभी तो आपका घर सुरक्षित रहेगा। इसमें से तीन की तीनों कंडीशन हमारे लिए फुलफिल नहीं। बाउंड्री बनी नहीं, सीसीटीवी लगा नहीं, बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका भी हमने हाथ पैर बांध दिया है। हाथ पैर किसने बांधा? 2012 में। आप गूगल करिएगा नॉन लीथल ट्रीटी विथ बांग्लादेश। हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ एक नॉन लीथल ट्रीटी किया, और उसमें हमारे बॉर्डर पे खड़े सिपाहियों का हाथ पैर बांध दिया। वो चाह के भी गोली नहीं चला सकते, वहां झुंड के झुंड आते रहते हैं। वो हवाई फायरिंग कर सकते हैं, गैस छोड़ सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चला सकते, उनको मार नहीं सकते। 4000 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है, खुला पड़ा हुआ है। अच्छा, अंदर अब अगर आपके पास बॉर्डर ना हो, सीसीटीवी ना हो, गेट पे सिक्योरिटी ना हो, तो कम से कम इतना तो खौफ होना चाहिए कि इस घर में अगर घुसे और पकड़े अगर गए तो ये उल्टा टांग देंगे, या तो ये खौफ। अनफॉर्चुनेटली वो खौफ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो घुसपैठ नियंत्रण का कानून है 1946 का अंग्रेजों का है, अंग्रेजों ने बनाया था। क्या अंग्रेज चाहते थे कि भारत में घुसपैठ बंद हो गया? तो उन्होंने आईवास कर दिया, एक कानून बना के दे दिया, बोले ये पकड़ो। और आज तक 1946 वाले कानून पे संसद में कभी चर्चा हुई क्या? कभी किसी टीवी पे चर्चा हुई क्या? किसी अखबार में ऐसा लेख लिखा गया क्या? नहीं। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था घुसपैठ के खिलाफ। उस समय मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है, उससे प्लस हो चुका होगा। और ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली है पिछले 25 साल में। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली है पिछले 25 साल में। आप अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, फिर पता चलेगा आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की भी बदल रही है, और आपके वार्ड की भी बदल रही है। समाधान वही, सठे साठ्यम।
घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है हमारे। एक काम करिए, आज मैं बहुत छोटा सा मंत्र बता रहा हूं। एक जिले में 10-20 घुसपैठियों को पकड़िए। कहते नहीं वो जब किसी एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए किसी एक जिले में। करना सरकार को है, आप लोग थोड़ी करेंगे ना, हमें करना है, शासन को ही करना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक जिले में थोड़ा सर्वे करवाइए। 20 घुसपैठिए तो मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। आपके नोएडा में 20 घुसपैठिए मिल जाएंगे नहीं? उन 20 का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। उनसे पूछिए कि तुम्हें बॉर्डर से अंदर किसने किया, तुम्हारा आधार किसने बनवाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनवाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनवाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनवाया, तुम्हारा वोटर आईडी में नाम किसने जुड़वाया। तो 20 घुसपैठिए पकड़ेंगे तो 100 उनके मददगार मिल जाएंगे। और ये 100 मददगार भारत के होंगे या बांग्लादेश के? जोर से बोलिए जरा। भारत के। हां, ये 100 मददगार कहां के होंगे? आप फिर अब हो गए 120। इन 120 यानी 100 भारतीयों पे और 20 बांग्लादेशियों पे, इन 120 के खिलाफ एनएसए लगा दीजिए, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर लगाइए। ये 20 बांग्लादेशियों और उनके 100 भारतीय मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, इनकी नागरिकता खत्म करिए, इनको आजीवन कारावास दिलवाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। जिस दिन हम इन घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, ये घुसपैठियों के मददगार खुद ही उनको ढूंढ ढूंढ के कहेंगे, भाई तू भाग जा, तेरे चक्कर में मैं भी फंसने वाला हूं। घुसपैठ आखिर हो कैसे रही है? वहां बॉर्डर पे सिंडिकेट बैठा हुआ है, 2-2 हजार रुपए देकर अंदर ले रहे हैं उनको। अंदर आ रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2 हजार रुपए में आधार बना दे रहा है। नगर निगम का दलाल 2 हजार रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दे रहा है। तहसील का दलाल 2 हजार रुपए में उनका राशन कार्ड बनवा दे रहा है। आरटीओ ऑफिस का दलाल 3-4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे रहा है। पार्षद प्रधान वोट जीतने के कारण, जीतने के लिए, क्योंकि पार्षद प्रधान के चुनाव में तो 20-20 वोट से फैसला होता है, वो उनको लिख के दे रहा है कि हां जी हम तो जानते हैं तो यहीं रहने वाला। तो एक घुसपैठिए के कम से कम 10 भारतीय मददगार होते हैं, कम से कम 10। आप उन मददगारों पे कार्रवाई शुरू कर दीजिए। भाई इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि आप केवल चंद वोटों की खातिर घुसपैठियों की मदद करते जा रहे हैं? इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? अपने आप भाग जाएंगे। और अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया और घुसपैठ के खिलाफ केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं बनाया, एक इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू, चूंकि घुसपैठ राष्ट्रीय समस्या है, तो जो समस्या राष्ट्रीय है उसका राज्यों पे समाधान नहीं करना चाहिए, उसका राष्ट्रीय स्तर पे समाधान होना चाहिए। एक इसमें चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डालिए, देखिए समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का हर समाधान है, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है, जरूरत होती है उसकी दवाई करने की। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दिक्कत यह है भारत में समस्याओं पे बात होती है, समस्या के समाधान पे नहीं। अगर भारत में कोई समस्या है और वो चीन में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, तो हमें देखना चाहिए यार हमारी समस्या यहां, ये समस्या हमारे यहां वहां क्यों नहीं है, दिक्कत कहां से, क्या है, डिफरेंस क्या है। और जो वहां नहीं है तो उनका फार्मूला हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? करते। दुर्भाग्य देखिए, हमारे नेता और नौकरशाह जब अपना घर बनाना होता है ना, तो कम से कम 5 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होता है तो आस पड़ोस के 10 घर देख के आते हैं, और किसी एक घर की नकल भी नहीं करते। किसी एक घर के किचन की नकल करेंगे, एक घर से ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, एक घर से बेडरूम की नकल करेंगे, एक घर से फ्रंट की नकल करेंगे, और कोशिश क्या करेंगे कि मेरा घर
मेरा घर, ये काम कानून बनाते समय नहीं करते, ये काम कानून बनाते समय नहीं करते कि मेरा कानून सर्वोत्तम कानून हो, ये नहीं किया जाता। अब मैंने पहले कहा था, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से। आज हमारी यंग जनरेशन ड्रग और अश्लीलता में डूबती चली जा रही है। मैं तो आपके बीच का रहने वाला हूं, और जब जब यहां रेव पार्टी होती है, खासतौर पे आपके इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो मैं डीसीपी से या कमिश्नर से बात करके पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए। तो बताते हैं कभी 90 बच्चे, कभी 100 बच्चे, कभी 120 बच्चे, कभी 125 बच्चे, जो भी जितने रहते हैं। फिर मैं थोड़ा और डिटेल पूछता हूं कि उसमें कौन कितना। 100% लड़के और लड़कियां हिंदू होते हैं, 100%। भारत में एक ड्रग्स जिहाद चल रहा है, शायद इस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। बड़े प्लान्ड वे में ड्रग्स जिहाद चल रहा है। पहले फ्री में दिया जा रहा है, जब वो ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं फिर पैसा भी लिया जा रहा है। पंजाब को कन्वर्ट करना था, सबसे पहले उन्होंने ड्रग शुरू किया, वहां की यंग जनरेशन को नशेड़ी बनाया। और जब नशेड़ी आदमी हो जाए उसके लिए कन्वर्ट करना कोई दिक्कत थोड़ी है, उसको जो नशा देगा फ्री में उसकी जय जयकार, कन्वर्ट हो जाएगा। इस ड्रग के कारण दिल्ली एनसीआर तो छोड़िए, जितने भी बड़े शहर हैं कोई भी कॉलेज अछूता नहीं है। आप यहीं नोएडा का देख लीजिए, गाजियाबाद का देख लीजिए, गुड़गांव का देख लीजिए, कोई भी लॉ कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई एमबीए कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां आपको बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर ड्रग नहीं मिल जाएगी। गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, जो चाहिए सब मिल रही है। क्यों मिल रही भैया? सिंगापुर में एक व्यक्ति एक कॉलेज के पास 900 ग्राम गांजा लेके गया था, 900 ग्राम, इतना सा, और उठा के उसको फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं हुई गांजा लेके पहुंचने की। सिंगापुर पूरी तरीके से ड्रग फ्री है। हमारी यंग जनरेशन पूरी ड्रग में डूबती जा रही है, और ये नशा और अश्लीलता ये एक दूसरे के ना सप्लीमेंट है। ये एक बार ड्रग एडिक्ट होगा फिर पॉर्न एडिक्ट हो जाएगा, और जब ड्रग और पॉर्न दोनों हो गया फिर गई उसकी जवानी। और बड़े प्लान्ड वे में ड्रग में नपुंसकता की दवाइयां मिलाई जा रही हैं। लड़के नपुंसक हो रहे हैं, लड़कियां बाज हो रही हैं। बहुत सारे बाद में पढ़ लिख के आते हैं, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके आते हैं, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। सच्चाई है वो शादी इसलिए नहीं करते कि शादी के लायक बचे नहीं है। ये इतना बड़ा खतरा है हमारे लिए, एक एक दो दो बच्चे, और वो भी ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं। धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। जब कोई नशेड़ी हो गया उसके लिए काहे लिए सनातन, काहे लिए भगवान राम, काहे लिए भगवान कृष्ण, सब बेकार है उसके लिए। तो फिर तो उल्टा सीधा सवाल और पूछना शुरू करेगा। और आजकल तो बड़े प्लान्ड वे में जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी समाज को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? एक एक बच्चे होते हैं, 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको अगर ड्रग एडिक्ट बनाया और कन्वर्ट कर लिया तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। गरीब को कन्वर्ट करने में पैसा खर्च होगा, अमीर को कन्वर्ट कर दिया तो उल्टा मिलता है। अभी गाजियाबाद में हुआ था, कवि नगर में, निखिल जैन को कन्वर्ट किया है। आप लोगों का ध्यान है कि नहीं है? लड़का था, 11वीं का था, उसको किया। अभी इंदौर में किया, एक और जैन परिवार किया है। बड़े प्लान है, उनके राडार पे हैं, कैसे करके इनको कन्वर्ट करो। क्योंकि 500 गज की कोठी है, या 4 बेडरूम का फ्लैट है, या बड़ा कारोबार है, 100 करोड़ 200 करोड़। एक अभी वो जो बेटी के साथ हुआ दिल्ली वाला, वो भी कवि नगर की है। हाँ, गर्ग, वो गर्ग, अरे वो गर्ग फैमिली थी जो अपने संघ परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए थे, जिनकी बेटी ने सुसाइड किया। आप सोचो क्या उसको फंसाया एमबीए के दौरान, पैसा भी उससे ले लिया,
उसके पैसे से, लड़की बेटी के पैसे से फॉर्च्यूनर खरीद लिया, बेटी के पैसे से ऑडी खरीदवा लिया, और फिर मजबूर किया वो सुसाइड भी कर ली, और बाद में पिता को भी। इतना बड़ा काम हो रहा है, ये रुक सकता है, 100% रुक सकता है। ये ड्रग कारोबार हमारे लिए जहर के समान है, हमारी संस्कृति पे सीधे सीधे इनडायरेक्ट हमला है। लेकिन हमारे चूंकि कानून घटिया है, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है, गवाहों के बयान चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हमने बनाया नहीं है, इसलिए ड्रग कारोबार चल रहा है। जब तक ये नहीं रुकेगा समस्या बनी रहेगी। इतनी बात मुझे कहनी थी, मैंने अपनी बात कह दिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, सप्ताह में एक दिन का समय निकालिए, अपने अपने सांसद और विधायक से मिलिए, मिलकर उनको बोलिए कि भाई साहब, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं आप संसद में कुछ बोलते नहीं है, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैं चाहता हूं आप संसद में थोड़े बोलें, थोड़ा कानूनों की बात करें। इस संसद शायरी पढ़ने के लिए थोड़ी है, संसद कविता पाठ करने के लिए थोड़ी है। हॉस्पिटल शायरी करने के लिए होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। हॉस्पिटल कविता पाठ करने के लिए होता है क्या? हॉस्पिटल इलाज करने के लिए होता है, और संसद हॉस्पिटल है। संसद सामाजिक बुराइयों, सामाजिक समस्याओं का इलाज करने का मुख्य केंद्र है। वहां कविता पाठ नहीं होना चाहिए, वहां तो एक एक समस्या पे, रूट काज पे चर्चा होनी चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए। तब भारत बचेगा, तब भारत की संस्कृति बचेगी। और आप सोच रहे हैं कि मंदिर बनाने से सनातन धर्म मजबूत होगा। हां होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अफगानिस्तान में बहुत मंदिर बनाए थे। गंधार नरेश ने दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर बनाया था उस जमाने में। न अब वो अफगानिस्तान हो गया है, न मंदिर बचा कोई, न गुरुद्वारा बचा, और न कोई हिंदू जैन बौद्ध सिख बचा। बौद्ध स्तूप, दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान में। न कोई बौद्ध बचा और न कोई बुद्ध की मूर्ति बची। दुनिया का सबसे बड़ा उस जमाने का भगवान विष्णु का मंदिर कहां था? पेशावर में। न वो मंदिर बचा, न हिंदू बचे। दुनिया का 100 साल पहले सबसे बड़ा जैन मंदिर कहां था? मुल्तान में। 2000 साल पहले सबसे बड़ा जो जैन मंदिर बना मुल्तान में बना। यहां से गया था मकराना का मार्बल वहां मंदिर बनने के लिए। उस जैन मंदिर में, पार्श्वनाथ जी के मंदिर में अब नमाज पढ़ी जाती है। मठ मंदिर बनाने से सनातन धर्म बचता, अफगानिस्तान हमेशा हिंदू राष्ट्र होता। गुरुकुल बनाने से, धर्मशाला बनाने से, यज्ञ करने से, हवन करने से सनातन धर्म मजबूत होता। पाकिस्तान 100% हिंदू राष्ट्र रहता। हम जो काम कर रहे हैं वो हम धर्म की जय कर रहे हैं, और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश, याद रखिएगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता। और हमारे जितने, चाहे भगवान परशुराम ने जन्म लिया, चाहे कृष्ण ने जन्म लिया, या राम ने जन्म लिया, वो धर्म की जय करने के लिए जन्म नहीं लिए थे। क्या करने के लिए लिए थे? तो चूंकि हमें धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा रही है, तो जो पढ़ा देता है वही पढ़ा। कोई कृष्ण को नचाया जा, 7 दिन तक नचाया जा रहा है। हम उसको 10-20 लाख रुपए दे के कृष्ण को नचवाते रहते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा झूठ है। अफगानिस्तान से हस्ती भी मिटी, बस्ती भी मिटी। पाकिस्तान से हस्ती भी मिटी, बस्ती भी मिटी। बांग्लादेश से हस्ती मिट रही है, बस्ती मिट रही है। मालदीव से हस्ती भी मिटी, बस्ती भी मिटी। भारत के 9 राज्यों से हस्ती मिट चुकी है, बस्ती मिट चुकी है।
800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती मिट चुकी है, बस्ती मिट चुकी है। 6000 तहसीलों में से हस्ती मिट चुकी है, बस्ती मिट चुकी है। यह सबसे बड़ा फ्रॉड है जो कवि बोलते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। प्रतिदिन 1000 हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। या तो वो मार दी जा रही हैं या तो कन्वर्ट कर दी जा रही है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके हैं। ड्रग्स जिहाद के जरिए लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कियों को बाज बनाया जा रहा है। और 90,000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें हिंदू मात्र 45,000 है। तो 20-25 साल के बाद आज जो आप भारत देख रहे हैं ऐसा भारत नहीं रहेगा। और अगर आप किसी गलतफहमी है कि हमको फलाने बचाने आएंगे, फलाने बचाने आएंगे, भूल जाइए। 1947 में सबसे पहले कौन भागा? यश चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, राजेंद्र कुमार भागे, देवानंद भागे, सुनील दत्त भागे, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब भागे, गुलजार भागे, मिल्खा सिंह भागे, मोहिंदर अमरनाथ भागे, आडवाणी जी भागे, मनमोहन सिंह जी भागे, इंद्र कुमार गुजराल भागे। सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सबसे पहले वही भागे थे 1947 में। 1990 में कश्मीर से सबसे पहले कौन भागा था? सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार भागे थे। अभी बांग्लादेश से सबसे पहले कौन भागा है? सारे नेता, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, कलमकार भागे। क्यों? कि उनको आईबी से पहले सूचना मिल जाती गड़बड़ होने वाला है, वो पहले निकल लेते। मेरा आप लोगों से निवेदन है, समस्या को, रूट काज को समझिए, अस्थायी समाधान को करिए। प्रतिदिन हम तेजी के साथ गलत दिशा में जा रहे हैं। मेढक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेढक के ऊपर आप खौलता पानी डाल दो ना, उछल के भाग जाएगा। और मेढक को आप क्या करो, एक पतीले में रख लो और उसके बाद गैस पे रख दो और गैस को सिम करके छोड़ दो आप। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते करते 99 डिग्री तक मेढक बैठा रहेगा। और 100 डिग्री होते जैसे पानी उबलेगा, उसके बाद वो भागने लायक बचेगा नहीं। तो क्या होगा? मेढक। ये उदाहरण सोचिएगा, समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।